गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अंकिता आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स के साथ। और फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जहाँ पे हमने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए थे और उसमें से एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में भी दे रखा था। ठीक है, तो अभी आज जानते हैं कि आप लोगों ने किया है या नहीं। ठीक है, इसलिए मैं इसको खुद सॉल्व करती हूँ और आप लोग अपना आंसर क्या कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, दिया है क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस है जिनकी वैल्यू क्या है, प्लस ई और ई आर अ फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट। क्या किया गया है कि उनको एक डिस्टेंस पे फिक्स किया गया है। ठीक है, और वो क्या है कि वो डिस्टेंस कितना है, ए है। ठीक है, वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन अ लाइट ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो डेट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि जो दो चार्जेस को हमने फिक्स किया है एक अच्छे डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस में बीच में कहीं तीसरा चार्ज हम क्या कर रहे हैं, क्यू प्लस प्लेस कर रहे हैं, और वो किसी डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और वो जब किसी डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं तो वो किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समानता होना चाहिए। ठीक है, उनमें समानता होना चाहिए। इन विच केस द इक्विलिब्रियम द स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। ये कह रहा है कि ऐसे कौन से डिस्टेंस पे क्यू चार्ज को प्लेस करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि लेट हम मान लेते हैं क्या है, दो चार्जेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है। पूरा डिस्टेंस कितना है, ए। और पहले चार्ज की वैल्यू कितनी है, 4e, और दूसरे चार्ज की वैल्यू है प्लस ई। ओके, इन दोनों में आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि इसमें क्या दिया है, 4e, और इसमें क्या दिया है, e। यानी इन दोनों का जो भी है लाइक चार्जेस है। ये क्या है, दोनों का जो चार्ज है वो क्या है, लाइक चार्जेस। यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यानी क्यू जो भी हम प्लेस करेंगे वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ताकि इनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगे। तो मान लेते हैं हम किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं भी हमने क्या कर दिया, क्यू को प्लेस कर दिया जो क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इधर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। लेकिन ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, फिर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रिपल्सन। क्यों, क्योंकि ये लाइक चार्जेस और यहाँ पे क्या हो गया, अनलाइक चार्जेस। हमने क्यू को निगेटिव लिया ताकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगे, तभी ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। हमने निगेटिव क्यों लिया, ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्यू को हमने क्या किया, एक्स प्लेस पे रख दिया। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे। तो ये बताओ, जब ये पूरा डिस्टेंस ए है और ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए। ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए। अब यहाँ से हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑफ प्लस 4e और q। ठीक है, फोर्स ऑन द चार्ज प्लस 4e एंड q। तो क्या हो जाएगा, फोर्स को फॉर्मूला सबको पता है, हमने बताया था क्या, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4e इंटू क्यू अपॉन इतने के बीच का डिस्टेंस कितना है, x, x का होल स्क्वायर होता है। अब जब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाला भी निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन द चार्ज प्लस ई एंड क्यू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, प्लस ई इंटू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों जब इक्विलिब्रियम में है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्या होगा, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू क्यू अपॉन एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ये क्या हो जाएगा, Q से Q कट गया, बचा कितना 4e अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई अपॉन एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या करते हैं कि 4e को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई अपॉन 4e एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ई से ई कैंसिल, 1/4 एक्स माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और फिर इसको हम लिखते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, यानी x इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस क्यू का ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2q, तो 2q बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस x, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। कितना आ गया आंसर, समझ में आया? ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आप लोग ओके, हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, हम इसको कहेंगे द रेशियो ऑफ टू मीडियम ऑफ एनी चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेम डिस्टेंस। एक सही डिस्टेंस पे, एक ही डिस्टेंस पे रखे हुए दो चार्जेस का जो मीडियम होता है उनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो हमको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी में जो भी मीडियम होता है एक वैक्यूम में होगा और एक मीडियम। देखते हैं, पहले हम इसको एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे, परमिटिविटी इन वैक्यूम, और एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से लिख देती हूँ, परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाला कि K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या हो गया, अगर हाँ एक और चीज़ मैंने क्या बोला कि एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी इन मीडियम वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी किसी भी मीडियम में जो परमिटिविटी होगा उससे क्या होगा, कम होगा। उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये बताओ कि किसी मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे हमको पता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट होगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, इन्वर्स में है, तो उसके बढ़ने पे फोर्स घटेगा और उसके घटने पे फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि जब वैक्यूम में क्या रखते हैं किसी चार्ज को, तब वहाँ जो फोर्स लगता है वो मिनिमम होता है। अकॉर्डिंग मतलब कंपैरिजन देन क्या हो जाएगा, फोर्स जब किसी मीडियम में लगे तब। ठीक है, जब कोई भी चार्ज किसी मीडियम में रखा हो तब फोर्स लगे तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम से। तो इसके अकॉर्डिंग ये दूसरा मिल गया। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आ गया फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम क्या होता है, हम रिलेटिव परमिटिविटी का क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसलिए समझिए कैसे आया। फोर्स इन वैक्यूम यानी एफ नॉट मतलब फोर्स इन वैक्यूम, इसको कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया हमारा वैक्यूम में और ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम में। इसमें एप्सिलॉन आ गया, इसमें एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब हमको पता है कि ये क्या होता है, रेशियो होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेशियो होता है दोनों का। तो हमने क्या किया, एफ नॉट और अपॉन एफ, ये क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू रखा, ये पूरा वैल्यू कट गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और ये वाला, और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन बच गया, यानी हमारी रिलेटिव परमिटिविटी कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ओके।
सर मैच आगे बढ़ते हैं। Superposition principle. The principle of a superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. ये कह रहा है, मैं ओवरऑल बता देती हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं क्या होता है कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है। तो इन सभी पे लगने वाले जो भी फोर्स होंगे उसका जो वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम, उसका नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम, उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम, ये क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मान लेते हैं कि Q1 और Q2 पे लगते हैं फोर्स। ठीक है, तो अगर हम निकालें कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3 तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 अपॉन R²। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी यहाँ पे हम आते हैं, ये बोल रहा है कि सम क्या होगा, वेक्टर सम, यानी वेक्टर सम क्या हो जाएगा, अगर टोटल फोर्स देखें, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अगर हम देखें कि इन पे फोर्स क्या लग रहा है, F1 F2 और इधर क्या लग रहा है, F3। ठीक है, ये क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो ये हमारा हो जाएगा सुपरपोजिशन फोर्स। क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन फोर्स। ये हो जाएगा, ये प्रिंसिपल में आता है कि जो भी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है, तो फोर्स का जो भी वेक्टर फॉर्म होगा, जो भी चार्जेस पे लगते हैं उसका समेशन क्या हो जाएगा, पूरा फोर्स जो नेट टोटल आता है वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे तो एक दो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to quad the vertices of an equilateral triangle of side L। ये क्या है, साइड L है। What is the force on a charge Q placed at the centroid of the triangle। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? पहले तो आप ये बताइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिनके सारे साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो पहले हमने क्या किया, एक डायग्राम अरेंज करते हैं। ठीक है, सॉरी और डिलीट हो गया, पर देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन ये था कि मान लो एक ट्रायंगल है, क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल हैविंग Q1, Q2 और Q3 चार्ज। ठीक है, इक्विलेटर मतलब साइड सारे बराबर है, इनके साइड का मेजरमेंट दे रखा है L। सेंट्रॉइड क्या कह रहा है कि प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड। अगर मान ले, पहले तो ये जानो कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता क्या है। ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल में क्या होता है,
कि मान लेते हैं ये हो गया ए बी सी। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो बी सी को क्या किया, आधा कट किया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो ए सी को आधा कट किया। फिर मैंने यहाँ से एक ड्रॉ किया जो ए बी को कट किया, मैंने इसको बोल दिया ई डी, ये हो गया बी ई, और ये हो गया सी एफ। जहाँ पे ये पॉइंट एक दूसरे को काटते हैं वही क्या है, सेंट्रॉयड होता है। तो जब हम मैथमेटिक्स में जाते हैं तो सेंट्रॉयड में क्या होता है कि ए ओ बराबर 2/3 ए डी, ये हो जाता है। अब हमको ए डी की वैल्यू निकालनी है कि ए डी बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ से ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी बी। क्या ले लेते हैं, अब ये तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से बनाते हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ओके, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये हो गया ए डी और ये बी, ये हो गया एल। हमको पता है पहले से कि ये क्या है, एल है। यहाँ से जब हमको इस एंगल का निकालना है तो ये एंगल मान लेते हैं, जब ये हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पूरे ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना हुआ, 180 डिग्री होता है, यानी पर एंगल 60 डिग्री पड़ेगा। तो जब इसको हम आधा बांटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं कि क्या हो जाएगा, ए डी बराबर साइन 30 डिग्री, सॉरी ए डी बराबर ए बी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया। हमको ए डी बराबर ए बी का वैल्यू पता है एल, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है √3/2। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू 2/3 इंटू √3/2 इंटू एल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, √3 से ये √3 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 1/√3L। इतना सारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हमको फोर्स देखते हैं। फोर्स ऑन Q1 क्या हो जाएगा, ड्यू टू Q2 F इज इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सबको पता है, ए ओ का स्क्वायर निकालना है। ए ओ यहाँ से बी ओ और सी ओ तीनों फोर्स का बता दे रहे हैं, ए ओ और बी ओ और ये क्या हो जाएगा, सी ओ। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/√3L का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, ये सारे वैल्यू आएंगे। तो हम मान लेते हैं कि फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा था, FA। क्या लग रहा था, FA। फोर्स, ठीक है, फोर्स ये हो गया हमारा FA। दूसरा भी आ जाएगा तो यही हो जाएगा 1/4πε0 3 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं। क्या होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इसमें रिलेटिव हम डायरेक्शन लगाएंगे तो ये भी इसी तरफ आएगा और एक क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हमको पता है कि नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन ए प्लस फोर्स रिलेटिव वाला। ठीक है, अब रिलेटिव फोर्स निकालो तो रिलेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, √FA का स्क्वायर
प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2FA इंटू एफ बी। लेट एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी इज इक्वल्स टू एफ। तब ये क्या हो जाएगा कि एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4F का स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया 2F। कितना आ गया 2F। अब यहाँ से निकालते हैं, अगर ये वैल्यू 2F है, ठीक है, सॉरी ये कितना आ जाएगा F आ जाएगा, इसको माइनस करो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा F प्लस F। अब एक बात बताओ, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी दोनों कट के फोर्स, नेट फोर्स कितना आ गया 0 के बराबर। कितना आ गया 0। तो जहाँ भी 0 ऑप्शन हो वहाँ पे टिक लगा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बोल दिया कि किसी भी, मतलब एक क्वेश्चन क्या था, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका चार्ज Q1 Q2 और Q3 है, और एक एक वो डिस्टेंस पे रखे गए हैं। किस डिस्टेंस पे रखे गए हैं, L डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ठीक है, जब वो L डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो हमको क्या करना है, निकालना है फोर्स ऑन एवरी चार्ज। क्या निकालना है, फोर्स ऑन एवरी चार्ज। तो हमने पहले ये भी दिख लिया कि सेंट्रॉइड क्या होता है, फिर मैंने क्या किया कि इनके बीच का डिस्टेंस निकाला। ठीक है, और ये डिस्टेंस निकाल के मैंने फोर्स की वैल्यू निकाली। फोर्स की वैल्यू निकाल के मैंने फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाला, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब पता चला तो हमारा नेट फोर्स हमने निकाला। ठीक है, और ये सुपरपोजिशन फोर्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फोर्स, नेट फोर्स हमारा 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। 4 इक्वल पॉइंट्स चार्जेस ईच 16 microcoulomb are placed on the 4 corners of a square of side 0.2 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, हमें क्या करना है कि फोर्स निकालना है एक चार्ज पे। एक बोल दिया इक्विलेटरल, सॉरी ये हमारा हो गया। ठीक है, 4 इक्वल चार्ज A B C और D। इसके एक साइड, स्क्वायर का सारा साइड बराबर होता है, तो इसके एक साइड का मेजरमेंट कितना दे दिया कि 0.2 मीटर। ठीक है, और ये कितना दे दिया 16 माइक्रोकुलाम एक जगह लग रहा है। ठीक है, हम बोले थे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले देख लो गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, जो जो गिवन है मैंने इसमें लिख लिया, इसमें आपको फोर्स लगाना है। ठीक है, ऐसे करते हैं पहले। B C और D। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया FB और ये हमारा हो गया FA। ठीक है, हम पहले इसको निकालते हैं। तो इस पे क्या होता है, फोर्स निकालते हैं। जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स ऑन FA, फोर्स ऑन FA क्या हो जाएगा 9.9 इंटू 10⁻⁹। डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं या फिर मैं क्या करूँ, फॉर्मूला लिखूँ। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। ये हो गया K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। हमको पता है K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये कितना दिया है 16 माइक्रोकुलम। ठीक है, अगर 16 माइक्रोकुलम को चेंज करें तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻16 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं।
16 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन क्या हो जाएगा, आर कितना है, साइड कितना दिया 0.2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे 5.67 न्यूटन आएगा। कितना आएगा 5.67 न्यूटन। एफ बी भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस वही है 5.67 न्यूटन। यानी ये एफ ए की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया एफ बी की वैल्यू हो गई। समझ में आया। अब आते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मान लेते हैं एक डायगोनल एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये 0.2 है, ये कितना है 0.2 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर तथा आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही होता है ना, हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं हिंदी में भी। कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा ये आ गया बी डी की वैल्यू क्या हो गया बी डी। यानी जब हम फोर्स ऑन सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे फोर्स ऑन सी, यानी एफ सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू ये भी हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। यही है ना। यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यू उठा के रख दिया। अब इसका वैल्यू कितना आएगा 28.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा 28.8 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सारे चार्ज पे हमारा फोर्स हो गया, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं, ये फिगर हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं रिजल्टेंट फोर्स। हमारा फिगर क्या था, ये दिख रहा है हमारा फिगर। यहाँ से अगर ये हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो क्या होता है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा एफ आर। फोर्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर माइनस 2f इंटू एफ बी। ठीक है, एफ ए इंटू एफ बी अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 56.7 न्यूटन 0.7 न्यूटन। ओके, तो हमारा आंसर कितना आएगा 81.5 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अब हम एफ नेट यानी टोटल फोर्स निकालते हैं बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स प्लस एफ, ये हो गया 81.5 प्लस 28.8, तो ये कितना आ जाएगा देखो इतना आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा एफ नेट, क्या हो जाएगा एफ नेट यानी फोर्स, टोटल फोर्स, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया न्यूमेरिकल। ये वाला जहाँ भी आंसर होगा वहाँ पे क्या करेंगे हम टिक लगा देंगे। फिर से समझ लेते हैं एक बार कि हमने क्या किया, 4 इक्वल चार्ज लिया, यानी हर पॉइंट पे क्या है 16 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। जो सारे साइड कितने हैं 0.2 मीटर, यानी सबके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर। हमने क्या किया, पहले फोर्स ऑन ए निकाला और फोर्स ऑन बी निकाला। ठीक है, उसके बाद मैंने फोर्स ऑन सी निकालने के लिए फोर्स ऑन डी निकालने के बीच में क्या किया, मैंने डायगोनल ड्रॉ किया। ठीक है, जब मैंने डायगोनल ड्रॉ किया तब यहाँ पे डिस्टेंस तो बढ़ गया। अभी ये डिस्टेंस हमको पता नहीं था, तो हमने क्या किया, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मैंने ये निकाला। और यहाँ से जब ये डिस्टेंस निकल गया तो इसका भी फोर्स हमने निकाल लिया। तो हमने क्या किया, 3 फोर्स निकाला, एक ये, दूसरा ये और तीसरा हमने ये निकाला।
फिर हमने क्या किया, रिजल्टेंट फोर्स निकाला, ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स निकाला, फिर हमने क्या किया, एफ ए प्लस एफ बी को क्या किया, अंडर रूट में जोड़ लिया, ठीक है। फिर जितना आया ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स जब निकल गया तो हमने टोटल फोर्स निकाला। सुपरपोजिशन फोर्स क्या करता है, रिजल्टेंट फोर्स और प्लस जो भी फोर्स उस पॉइंट चार्ज पे लग रहा है, किसी चार्ज पे, हमने क्या किया, उस दोनों पे क्या किया, दोनों को जोड़ लिया, और ये हमारा फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आप लोग होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आप लोग ये पहले नोट कर लीजिएगा और इसको होमवर्क करके आइएगा, इसको कल कराएंगे, ठीक है, इसलिए बहुत लंबा हो जा रहा है। तब तक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मान लो कोई भी चार्ज है, ऐसे मानो मैग्नेट का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैग्नेट मतलब चुंबक। अगर कोई भी चुंबक रखते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कराते हैं तो आसपास की चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी अपने डिसलोकेट होती है, अपने क्या होती है, अपने जगह से थोड़ा सा हिल जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट रहता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट कैसे वर्क करता है, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसी में क्या करता है, वो मैग्नेट वर्क करता है। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि कोई चार्ज क्या है, क्यू है, यहाँ पे प्लेस किया है, ये कहाँ तक काम करेगा, जहाँ तक ये अपने चार्ज का पूरा फोर्स महसूस करेगा, ये क्या करेगा, वहाँ तक काम करेगा। और ये जहाँ तक काम करेगा ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट एट अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ओरिजिन इज exerted on a stationary charged body placed at that point. Quantitatively, the electric field or electric intensity or the electric field strength E at a point defined as the force. ओके, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग के डेफिनेशन में काम आएगा, ठीक है। पर मैं इसको समझा देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने क्या किया कि एक चार्ज तो है यहाँ पे Q, ठीक है। अगर दूसरा चार्ज आपको दिख नहीं रहा है तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, उसका दिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आना जरूर होगा ताकि वो क्या वहाँ पे फोर्स काम करे, क्या हो, फोर्स काम करे। तो मान लेते हैं एक Q हो गया और ये Q हो गया। जिस चार्ज को हम लेके आते हैं उसको हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज से। क्या कहते हैं इसको, हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। और इसी टेस्ट चार्ज से जो भी फील्ड जनरेट होता है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, काम करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा चीज ये क्या है, टेस्ट चार्ज क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, चारों तरफ, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, एकदम वैनिसेबल होना चाहिए। क्या वैनिसेबल मतलब, एक ऐसा मतलब इतना होना चाहिए कि वो ऐसे लगे कि गायब हो गया, उसकी कोई मतलब इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए, वैनिसेबल होना चाहिए, इसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये कह रहा है, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जब डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड तब एग्जिस्ट करेगा किसी भी पॉइंट पे जब फोर्स क्या होगा, किसी भी एक ओरिजिन से चारों तरफ एग्जर्ट होगा, ठीक है, और स्टेशनरी चार्ज की तरफ क्या होगा, एग्जर्ट किया करेगा। और वो एक स्टेशनरी चार्ज जो भी जिस चार्ज से एग्जर्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। और वो टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, वैनिसेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वैनिसेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ चार्ज, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फिर आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो हमने होमवर्क दे रखा है उसको ज़रूर करिएगा, और आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।